हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरकारी आवेदन में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आज एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। एमपी बोर्ड के 10th एंड 12th का रिजल्ट आ गया है। जो पास हो गए उनके लिए बहुत 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 बधाइयाँ। और जो भी फेल हुए हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट एक महीने बाद फिर से एग्जाम होगा। आप उसमें अपीयर हुई और अपने आप पास हो जाइए और फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 12th वाले। ठीक है। और जो काउंसलिंग में पास हो गए हैं और जिनको ई प्रवेश में या किसी भी कॉलेज में एप्लीकेशन करना है या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो नीट, आईआईटी, ई प्रवेश मतलब ग्रेजुएशन के कॉलेजेस में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नेसेसरी होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इन दिनों, क्योंकि ई प्रवेश की काउंसलिंग जो है 20 मई के बाद से 20 मई के बाद से चालू हो सकती है। ई प्रवेश की ई प्रवेश की काउंसलिंग। और बाकी अभी नीट का एग्जाम हुआ है 5 मई को। तो नीट का एग्जाम होने के बाद इसकी काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है? तो 20 जून के बाद, 20 जून के बाद इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जेई मेंस की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसी टेंटेटिव में, जून में ही ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 20 मई जो मेजर स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, ई प्रवेश में एडमिशन लेंगे। तो क्या है कि 20 मई के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, क्योंकि मैं काउंसलिंग में ई प्रवेश हो चाहे नीट हो, नीट यूजी पीजी, इन सब में मैं गाइड करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो, क्योंकि हर एक जो काउंसलिंग होता है उसके हर एक स्टेप की कौन सा डेट होगा, इन सब के बारे में मैं वीडियोस बहुत जल्दी से जल्दी लाता हूं। और मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई भी करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पूरे डॉक्यूमेंट्स को जान लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। इसके बाद अभी ई प्रवेश का सर्कुलर आएगा, उसको भी मैं यहाँ पे आपके पास डिस्कस करूंगा। क्या सर्कुलर होगा, डेट्स क्या होंगी, कैसे कैसे एडमिशंस होते हैं। आप गलत कॉलेज चूज कर चुके हो तो उसको सही कैसे कर सकते हो, गलत सब्जेक्ट चूज कर चुके हो तो आप सही कैसे करोगे, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, इलेक्टिव, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएंगी। तो देखो, आज का हमारा एजेंडा क्या है, कॉलेज में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही लगेंगे एकदम, और आपके बनवाने में उसको टाइम लगेगा। तो देखिए, 12th या 11th का रिजल्ट, अभी देखो आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया और एमपी बोर्ड का आ गया है, तो उनके पास 12th के मार्क्स हैं। लेकिन जैसे कि सीबीएसई का अगर मान लो 20 मई तक रिजल्ट नहीं आता है, तो क्या करेंगे वो बच्चे? तो वो करेंगे 11th क्लास का अपना रिजल्ट लगा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक ट्रिक बताता हूं कि जो आप फर्स्ट काउंसलिंग में, जो पहले काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग जो होती है, उसमें आपको मनचाहा कॉलेज मिलता है। ई प्रवेश का ये रूल है कि आपके कम परसेंटेज भी है फिर भी आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। ये ट्रिक है। मैं पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो उनको अच्छा कॉलेज और जिसमें वो चाहते थे उसमें एडमिशन मिल गया था। अगर आप रुके रहोगे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग में, तो उसमें कॉलेज मिलने के चांसेस एकदम लीस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एकदम, मतलब मैं बोल के चलो 70% चांसेस हैं आपको कॉलेज मिलने के। तो इन काउंसलिंग में मैं बोलूंगा 30% चांसेस है कि आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिलेगा। तो आप कोशिश ये करना है कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो, मेरे सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपको कैसे, आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे कैसे लगेगा, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। और क्या आपको चाहिए? अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। तो अभी आप 12th में हो तो आपका खुद का निवास प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, आपके पापा का निवास प्रमाण पत्र रहेगा, जिसमें आपका एक ब्रैकेट में आपका नाम रहेगा कि आपका नाम ये है, कि पापा का नाम है, आपकी एज इतनी है, ये 3 करके कॉलम आता है। इसके बारे में अगर आपका नहीं बना है अभी निवास प्रमाण पत्र, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका जो लिंक है यहाँ पे एक आई बटन अभी आपको शो करेगा, ऐसे करके यहाँ से मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। सेम आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपके सिर्फ पिताजी का या गार्जियन का बनेगा। और उसके लिए, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये भी आपके यहाँ पे आई लिंक में दिखेगा, आप वहां पे देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताई गई है आपका
तो आप वहां से देख के अपना अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों प्रमाण पत्र आपका 7 डेज में बन जाएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो इसका एक दिन में बनने का भी प्रोसेस है। आय और निवास का 1 डे एक दिन में भी बन जाएगा, बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके समग्र आईडी में आधार कार्ड नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास होना चाहिए, और आप सीएम हेल्पलाइन 181 पे कॉल करेंगे और वहां से आप एक दिन में आपका बन जाएगा। वहां से आप कॉल करोगे, अपनी समग्र आईडी बताओ कि वो एक लिंक जनरेट करेंगे। 181 वाले क्या करेंगे, लिंक जनरेट करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज देंगे। उस लिंक को आपको पूरा फिल करना है, प्रॉपर हर एक चीज। उसमें आपको अपना आधार नंबर, ओटीपी, ये सब डालना है। और जैसे आप सबमिट करोगे तो एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा RS करके, RS स्लैश करके। ये रेफरेंस नंबर आपको संभाल के रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। अगर आप 10 बजे अप्लाई करते हो, 10 AM को अप्लाई करते हो, तो इवनिंग में आपको 6 से 8 PM तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब आपका सर्टिफिकेट बना हुआ मिल जाएगा। अगर आपको 1 डे में चाहिए, अगर आपको एक दिन में आपका सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको क्या करना है कि 181 पे कॉल करना है। 181 पे कॉल करेंगे, और इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका मोबाइल नंबर जो है, आपका समग्र आईडी में आपका आधार नंबर की KYC होनी चाहिए। अगर नहीं भी हुई है तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा, और उस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देख लीजिएगा और अपनी समग्र आईडी की KYC करवा लीजिएगा। बस हाँ, अगर आप निवास और आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं एक दिन के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पिताजी का या जिस भी गार्जियन का आपको बनाना है, माताजी, पिताजी या कोई और अगर आपका गार्जियन है, उसका समग्र आईडी देना होगा आपको। आपको अपना समग्र आईडी नहीं देना है। वो आपको बोलेंगे कि मेंबर आईडी बताओ या परिवार आईडी बताओ, तो आपको उस हिसाब से अपनी समग्र आईडी अपने पास रखिएगा और फिर कीजिएगा। और अगर KYC आपके समग्र आईडी में नहीं है, अभी आज जैसे ही आप वीडियो देख रहे हो वैसे ही आप अपने समग्र आईडी में KYC करवाओ। सबसे पहला काम आपका यही है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से तुरंत जाके देख सकते हैं, ये आई बटन से आप देख सकते हो। क्योंकि बिना KYC हुए आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हो। तो ये जानकारी अगर आपको समझ आई, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब ये जो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, इसके बारे में तो हमने बात कर ली है। एक चीज और है कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है, अगर आपका पहले से बना हुआ है आय प्रमाण पत्र, इसमें एक और जानकारी होती है कि ये 3 साल तक ही मान्य होता है। 3 साल तक ही मान्य होगा। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना कि अगर वो 2023 का बना होगा तो अभी जाके एक्सपायर हो सकता है वो। तो आप इस चीज को देख लो, अगर आपका 2023 या उससे पहले का बना है तो आप फिर से बनवा लो, तो आपका 2025 का बन जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है एडमिशन के टाइम पे। और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अगर किसी का नहीं बना है तो आप तो पहले अस्थायी निवास और आय प्रमाण पत्र बनवा लो। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र बनने में MP के अगर आप हो तो आपको 45 डेज लगते हैं। इसमें आपको कोई भी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कम से कम इसमें 10 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 10 डॉक लगता है आपका, जिसमें से आय और निवास एक मूल दस्तावेज में आते हैं। तो इसके लिए अभी आप अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आपका नहीं बना है तो आप इन दोनों को अप्लाई करो। सबसे पहले आप निवास प्रमाण पत्र बनाओ, और निवास प्रमाण पत्र बनाने के बाद आय प्रमाण पत्र बनाओ। अब जैसा कि मैंने एक दिन में आपको बताया था बनवाने के लिए कि आप घर बैठे एक दिन में कैसे बना सकते हो, वैसे ही आप अस्थायी निवास मतलब मूल अस्थायी निवास और आय प्रमाण पत्र अपने लोक सेवा केंद्र में जाके भी आप बनवा सकते हो। उसमें भी एक दिन में ही बन जाता है। तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप अपने पापा का आधार कार्ड और 2 फोटो लेके आप पहले लोक सेवा केंद्र में जाओ सबसे पहले, और अपना एप्लीकेशन वहां पे करो। और आज जैसे आप एप्लीकेशन करोगे, आज 10 बजे शाम तक आपका ये बन के आ जाएगा। और उसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र का उनसे फॉर्म लो, और फॉर्म लेने के बाद सभी डॉक्यूमेंट वहां पे लिस्ट लगी रहती है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, जैसे आपका 10th का रिजल्ट चाहिए, 12th का रिजल्ट चाहिए, आधार कार्ड, इसमें आपका बनेगा। अगर आप 18 साल से नीचे का हो तो इसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, और स्कूल का प्रमाण पत्र लगेगा। स्कूल से वेरीफाई करेंगे आप इसी स्कूल में पढ़ते हो या पढ़ते थे,
और आपका समग्र आईडी लगेगा, पापा का आय, जात, निवास पूरा, मतलब जो आय और निवास लगेगा, पापा का आधार कार्ड लगेगा, सजरा लगेगा, जो भी आपके यहाँ का सरपंच या पार्षद होगा उसका एक लेटर हेड होता है, उस लेटर हेड पे आपको वेरीफाई करता है कि हाँ ये हमारे वार्ड या हमारे पंचायत के निवासी हैं। इसके बाद आपका ऋण पुस्तिका लगेगा, जिसमें जमीन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, भले ही आपके दादाजी के नाम पे हो, आपका वो लगेगा। और आपके पापा का जाति लगेगा, आपके जो पापा की जाति है वो लगेगी। इन सब डॉक्यूमेंट्स को लगा के आपको जाके लोक सेवा केंद्र में जितना जल्दी हो सके आप जमा करोगे तो आपकी जाति बन पाएगी। और उसके बाद जैसे आप जमा करोगे ना, तो इसमें भी आरएस करके एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, आरएस स्लैश करके, ये उस नंबर से आपका काम हो जाएगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर आप देखते हो, ये जो जाति प्रमाण पत्र था वो ओबीसी एसटी एससी के लिए था। अब जो जनरल वाले हैं, जनरल को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी वालों के लिए बनता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी में एलिजिबल है तो वो क्या करेगा, इसका ऑनलाइन फॉर्मेट नहीं है कुछ कि हम घर बैठे कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लोक सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा, अपने नियरेस्ट लोक सेवा केंद्र में जाओ, वहां से फॉर्म लो, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है उसमें भी आय निवास आधार कार्ड ये सब लगते हैं, आप वहां से डॉक्यूमेंट्स लेके जमा कर सकते हैं। इसमें 7 से 15 डेज लगते हैं, 7 to 15 डेज में ये बन जाता है। तो आप अभी ही आज या कल जैसे आप वीडियो देख रहे हो वैसे ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके लोक सेवा केंद्र पहुंच जाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाओ, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होगा। और अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो तो सेकंड काउंसलिंग में आप जिस कॉलेज में चाहते हो उस कॉलेज में एडमिशन मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाओ। आधार कार्ड सभी के पास होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फोटो आपको लगवाना है दिनांक के साथ। फोटो जैसे मान लो, फोटो आप अपने जो एडमिशन है उसके 5 दिन, जैसे मान लो अगर आपका 15 मई को 15 मई को एडमिशन स्टार्ट हो रहा है तो आप 10 मई तक जाके अपना फोटो बनवा सकते हो। फोटो कैसा होना चाहिए, जैसे ये व्हाइट बैकग्राउंड है मेरा, ऐसे व्हाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो ऐसे होना चाहिए, और नीचे नेम एंड डेट होना चाहिए, जो भी आपका नाम है यहाँ, और नीचे डेट कब फोटो आपने बनवाई है। ये फोटो ऐसा होना चाहिए, नेम एंड डेट वाला। ये फोटोज आपको बनवा लेना है। इसका आप सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो, उससे लेके, और हार्ड कॉपी भी। हार्ड कॉपी तो कम से कम आपको 15 रखनी पड़ेगी, 15 पिक्स आपको रखना है हार्ड कॉपी में, छोटे छोटे पासपोर्ट साइज में कम से कम, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन के बाद बहुत जगह आपकी फोटोज लगती हैं, जहां देखोगे वहीं आपकी आईडी आईसी कहीं भी आप देखो फोटो लगनी ही है, और यही फोटो आपको लगानी है। इवन एग्जाम फॉर्म तक भी आपका यही फोटो चलेगा। तो आप हो सके तो 15-20 इसका कॉपीज आप निकलवा लो, और सॉफ्ट कॉपी भी उससे लेके रखना, जिससे कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आप सॉफ्ट कॉपी को आप फिर से प्रिंट करवा सको। अब इसके बाद हम चलते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर आप तुरंत कर सकते हो। संबल कार्ड, देखो एक चीज आप याद रखना कि जब भी आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेते समय टाइम पे 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है स्कॉलरशिप, मतलब कि पोस्ट मैट्रिक, इसका नाम आता है पोस्ट मैट्रिक। दूसरा आपका आता है संबल। तीसरा आपका आता है मेधावी। मेधावी, ये 3 कैटेगरीज आती है। अब देखो मेधावी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, इस चीज के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक ले आ दूंगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मेधावी के लिए अगर आप 75% एमपी बोर्ड में, 75% अगर एमपी बोर्ड में है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप सीबीएसई से हो, सीबीएसई से हो, 85% से एबव चाहिए, 85% या 85% से एबव चाहिए आपको मेधावी माने के लिए। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो, जैसे कि आप ये ओबीसी एसटी एससी जनरल सबके लिए एलिजिबल होता है। मेधावी योजना जो है सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए एलिजिबल होता है, चाहे ओबीसी एसटी एससी जनरल कुछ भी हो। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, अगर आप जनरल से हो, तो जनरल वाले कहाँ जाएंगे, आपके ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा सकते हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हो तो उस कॉलेज की पूरी फीस भरनी पड़ेगी, फुल पेमेंट आपको करना पड़ता है, फुल पे आपको फीस करनी पड़ेगी। या इसमें और कैटेगरीज होती है जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, और यहीं पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो।
इसके बाद आपका संबल क्या होता है, संबल एक कार्ड बनता है जो कि संबल 2.0 पे बनता है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका जो समग्र आईडी हो बीपीएल कार्ड से अटैच्ड है। बिलो पॉवर्टी में अगर आपका कार्ड है तो आप संबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब संबल में आपके माताजी माताजी और पिताजी का लगेगा, मतलब कि बोले तो मम्मी और पापा का आपका संबल कार्ड लगेगा, दो में से किसी एक का, इसके अलावा आपका नहीं लगेगा। आप अगर ये चाहोगे कि मेरा संबल कार्ड लगे तो नहीं लगेगा, आपके माता या पिता इन दोनों का लगेगा, मतलब मदर और फादर का संबल कार्ड लगेगा। पोस्ट मैट्रिक किसको मिलता है, तो ओबीसी, एसटी, एससी, इनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा मिलता है। ये क्या कर सकते हैं कि अगर ये किसी कितना भी परसेंट हो, किसी का 55% है, किसी का 56% है, इवन 45% है, किसी भी बोर्ड में आप पोस्ट मैट्रिक का फायदा लाभ ले सकते हैं। कौन, ओबीसी, एसटी, एससी वाले, तो वो पोस्ट मैट्रिक आप ले सकते हो। तो ओबीसी, एसटी, एससी वालों का अगर कम परसेंट है, अगर वो मेधावी में नहीं भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओबीसी, एसटी, एससी से फायदा मिलना है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो जितनी भी फीस होती है, मतलब फी इतनी कॉलेज की है प्लस 2700 आपको मिलता है। कितना पैसा आपको मिलेगा, अगर ओबीसी, एसटी, एससी से हो तो आपको इतना पैसा आपको मिलेगा, आपकी फीस प्लस 2700 एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है। तो ये इस स्कीम से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो ले आ दूंगा जिसमें अलग ही आपको सारी डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे होता है। अभी आप बस इतना बस जानो कि आपको किस कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है। इसके बाद आपका क्या आता है, अपार आईडी। अपार आईडी आपके स्कूल में भी बना होगा, अगर नहीं बना होगा तो आप यूट्यूब पे वीडियो जाके देख सकते हो अपार आईडी का, क्योंकि उसमें अपार वालों ने ही अपना बनाया हुआ है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दो, अपर आईडी आपका कैसे बना सकते हो। तो आप डिजी लॉकर, डिजी लॉकर ऐप आता है, उसको इंस्टॉल करो। उसमें इंस्टॉल आप कैसे कर सकते हो, आपका मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप कैसे कर सकते हो अपर आईडी के लिए अप्लाई। क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्टेप्स ही हैं, इसके बाद आपका तुरंत का तुरंत आपका अपर आईडी बन जाता है। आप डिजी लॉकर अगर पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो, आपने पहले से इंस्टॉल किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो उसको लॉगिन करना अपनी मेल आईडी से और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, मतलब मेल आईडी या आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इससे आप रजिस्टर करना। इसके बाद जैसे जाओगे तो नीचे ऐसे पूरा खुलता है, मोबाइल का एक ऐसे आपका इंटरफेस खुलेगा और नीचे में कुछ कुछ दिया रहता है। यहाँ पे एक सर्च का बटन ऐसे करके दिया रहेगा, इस पे सर्च करना है आपको अपार, डबल ए आएगा, अपार या सिंगल ए, आप ये चीज सर्च करना है। यहाँ पे ऐसे करके सर्च का बॉक्स आएगा, वहां पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर आप डालोगे, आधार नंबर डालने के बाद वो डायरेक्ट जनरेट कर देता है आपका अपार आईडी। शायद 16 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का आपकी अपार आईडी होती है। ऐसे आप करके अपार आईडी भी आप बना सकते हो, अभी ही आप बना लेना और उसका पीडीएफ आप हमेशा रखना, क्योंकि हर जगह मांगेंगे। आप जब अपना एग्जाम फॉर्म भरोगे, तब जब आप अपना एडमिशन कंफर्म कराने कॉलेज में जाओगे, तब इसकी फोटो कॉपी मांगेंगे, आपको हमेशा मांगने वाले हैं। तो इसकी हार्ड कॉपी आप रख लेना। और आपको क्या करना है, जितना भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया, जितना डीओसी मैंने आपको बताया, उसकी 5-5 कॉपी, 5-5 कम से कम, मतलब इसकी 5-5 हार्ड कॉपी आपको कम से कम रखना है। हर एक डॉक्यूमेंट की आप 5-5 कॉपी करवा लो विथ स्कैंड। स्कैन भी आप करवा लेना, इसके स्कैन करवा के सिंगल सिंगल स्कैन करवा के आप उसका पीडीएफ रख लेना। जब भी कभी आपको जरूरत पड़े आप तुरंत का तुरंत प्रिंट करवा लेना। इतना आपको करना पड़ेगा, ये मस्ट है किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। बाकी मैं अभी स्कीम से रिलेटेड वीडियो ले आऊंगा डिटेल्ड में, किस स्कीम से कितना फायदा मिलता है, क्या फायदा मिलता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको किस स्कीम से आपको एडमिशन लेना है, किससे नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं कॉलेज के बारे में बता दूंगा। जब भी नोटिस आता है
कॉलेज के बारे में, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, कौन सा कॉलेज कैसा है, किस कॉलेज में आपको पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको वीडियो टाइम टू टाइम लाता रहूंगा, आप उसको देखते रहिएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और जो भी आपके जानकारी में जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर देना और उनको बोलना कि ये सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपका डाउट है उसको आप कमेंट करो। मैं 24 आवर्स के अंदर में, 24 HR के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि 12 घंटे के अंदर में मैं आपको रिप्लाई कर दूं। अगर मैं नहीं कर पाता तो ये मैक्स टाइम है, ये मैक्सिमम टाइम है कि मैं इस टाइम पे रिप्लाई करूं। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा है, आप इस पे जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू।